दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, सबसे पहले वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में जान लेते हैं कि वैकल्पिक ऊर्जा किसे कहते हैं। तो वैकल्पिक ऊर्जा वो ऊर्जा है जो जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल के अलावा अन्य ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है और इसमें सभी नवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत हैं वो शामिल होते हैं। तो ऊर्जा के वो सभी स्रोत वैकल्पिक ऊर्जा कहलाते हैं जो जीवाश्म ऊर्जा के विकल्प हैं, जैसे कि पवन ऊर्जा, जल विद्युत, सौर ऊर्जा। ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा या वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। तो आइए प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए कि सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है किसकी। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल है सबके लिए सतत ऊर्जा दशक, और ये 2014 से 2024 तक का दशक ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल के रूप में जो है ये अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये नई दिल्ली में। और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको शार्ट में ISA कहा जाता है, इसका सचिवालय वर्तमान में कहाँ है। तो ये भारत में गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो है सचिवालय। अगला प्रश्न है, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो ये दीव है। और कभी समाचारों में दिखाई पड़ने वाले घरेलू अंश आवश्यकता यानी डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट पद का संबंध किससे है। तो सही उत्तर आप जान लीजिए दोस्तों, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट का संबंध सौर शक्ति के उत्पादन और विकास से है। अगला प्रश्न है, शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक किसकी ज़रूरत होती है। तो ये उच्च स्तरीय विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी की ज़रूरत होती है शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने के लिए। ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत कौन सा है। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिक, ये सभी ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। नवीकरणीय स्रोतों से तात्पर्य ये है कि ये ऊर्जा के ऐसे संसाधन हैं जो कभी समाप्त नहीं होते हैं। अगला है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पनबिजली ऊर्जा आदि प्राकृतिक संसाधन किसके उदाहरण हैं। तो ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी के उदाहरण हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पनबिजली ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। और जीवाश्म ईंधन, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल, इन सभी के अतिरिक्त जो भी ऊर्जा स्रोत हैं वो हमारे नवीकरणीय या वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, कभी न समाप्त होने वाली और प्रदूषण रहित ऊर्जा कौन सी है। तो ये सौर ऊर्जा है। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहागार कौन सा है। तो ये सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा के बारे में ये है कि ये वैकल्पिक ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। अगले प्रश्न पर आते हैं, तो कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, बायोमास और मिट्टी के तेल में नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो बायोमास जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो तापीय ऊर्जा, वह ऊर्जा स्रोत जिससे प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता। तो आप जान लीजिए, सौर ऊर्जा से कोई प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है।
सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी प्राप्त होती है किससे? तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, और सूर्य जो है ये हमारा जो जैवमंडल है इसमें ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है और प्राथमिक स्रोत है। अगला प्रश्न है, जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है कौन सी ऊर्जा? तो सौर ऊर्जा का प्रयोग जैविक मात्रा में सर्वाधिक किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है किस तकनीक के द्वारा? तो ये है फोटोवोल्टेइक तकनीक के द्वारा सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला है, पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन और सौर सेल में से सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल क्या है? तो याद रखिएगा, सौर सेल इन सभी विकल्पों में से सबसे अधिक पर्यावरण अनुकूल यानी पर्यावरण हितैषी है। अगला प्रश्न है, कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो यूरेनियम जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, पौधे के वे उत्पाद जो कि हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे या पौधे के वे जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इनको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से कोयला, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल ये सभी उत्पाद आते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? तो सूर्य ही है। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये है आणविक तत्व यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है, परमाणुओं के संयोजन अथवा विखंडन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न की जाती है कौन सी ऊर्जा? तो एटॉमिक एनर्जी या नाभिकीय ऊर्जा ये परमाणुओं के संयोजन और या फिर विखंडन से उत्पन्न की जाती है। विखंडन से जो है परमाणु विखंडन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो यूरेनियम के विखंडन से प्राप्त होती है, और संयोजन में हाइड्रोजन के अणुओं का संयोजन करके अत्यधिक मात्रा में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करने वाला कौन है? तो आप जान लीजिए कि न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करने वाला हाइड्रोजन है, और ईंधन के रूप में इसके प्रयोग की बात की जा रही है। जब ये ईंधन के रूप में पूरी तरह से जो है इसका प्रयोग जब आसानी से होने लगेगा तो ये न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करने वाले स्रोत के रूप में जो है महत्वपूर्ण ईंधन के रूप में कार्य करेगा। हाइड्रोजन के महत्व को देखते हुए भारत में वर्ष 2003 में किसका गठन किया गया? तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड का गठन, नेशनल हाइड्रोजन बोर्ड का गठन जो है 2003 में किया गया है हाइड्रोजन के महत्व को देखते हुए। वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य का ईंधन यानी फ्यूल ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर्स फ्यूल क्या है? तो हाइड्रोजन जो है ये भविष्य का ईंधन है, क्योंकि ये जो है इसकी ज्वलनशीलता और जो इसका एकांक जो ऊर्जा है वो सर्वाधिक होती है। ऊर्जा संकट या एनर्जी क्राइसिस क्या है? तो कोयला और पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा जो है वो ऊर्जा संकट कहलाता है। अगला प्रश्न है, कोयला, खनिज तेल और गैस, जल विद्युत तथा परमाणु ऊर्जा में से भारत में धाड़ी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो ये हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक यानी जल विद्युत है। सौर शक्ति, जैव पुंज शक्ति, लघु जल विद्युत शक्ति और अपशिष्ट से अर्जित ऊर्जा में से भारत में जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है वो सौर शक्ति है। जैव ईंधन के संबंध में सत्य कथन क्या है? तो आप जान लीजिए, जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है, जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, और जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल ये मक्का से भी बनता है। अगला प्रश्न है, बायोडीजल की फसल है कौन सी? तो जट्रोफा या रतनजोत ये बायोडीजल की फसल है। अगला प्रश्न है कि एथेनॉल एक प्रसिद्ध एल्कोहल है, इसे एथिल एल्कोहल भी कहते हैं, इसका प्रयोग किस में होता है? तो एथिल एल्कोहल का प्रयोग हरित ईंधन के रूप में होता है। पाइन, करंज, फर्न से भी किण्वीकरण कर एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। इसको किस ऊर्जा स्रोत में शामिल करते हैं?
तो ये हरित ईंधन स्रोत में शामिल किया जाता है। भारत का सबसे पहला पूर्णतः जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? तो ये सिक्किम है। जैट्रोपा, पंगामिया और सूरजमुखी की खेती की जा सकती है किसके लिए? तो बायोडीजल उत्पादन के लिए जैट्रोपा, पोंगामिया और सूरजमुखी की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना और हल निकाला जाना है वे कौन से हैं? तो याद रखिएगा, वायु, मृदा और जल का रेडियोधर्मी प्रदूषण, वन अपरोपण तथा पेड़ पौधों और जंतु समूह की क्षति और रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण, ये सभी नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना और हल निकाला जाना है, ये सभी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कब प्रारंभ किया गया था? तो 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में इंटरनेशनल सोलर अलायंस प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित देशों का एक समूह जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो इसको इंटरनेशनल सोलर अलायंस या अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कहा जाता है। ISA का मुख्यालय यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में है। एक और प्रश्न है कि ऊष्मा रासायनिक परिवर्तन द्वारा ठोस बायोमास का दहन योग्य गैस मिश्रण में रूपांतरण क्या है? तो बायोमास गैसीकरण कहलाता है। ऊष्मा रासायनिक परिवर्तन के द्वारा ठोस बायोमास का दहन योग्य गैस मिश्रण में रूपांतरण। अगला प्रश्न है, जीव भार गैसीकरण को भारत में ऊर्जा संकट के धारणीय या सस्टेनेबल जो समाधान है उसमें से एक समझा जाता है। इसमें सही कथन क्या है? तो नारियल का छिलका, मूंगफली का छिलका, धान की भूसी का उपयोग जीव भार गैसीकरण के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, नारियल आवरण, मूंगफली के छिलके और धान की भूसी द्वारा उत्पन्न गैस का उपयोग बिजली पैदा करने वाले जनरेटर से जुड़े उपयुक्त रूप से डिजाइन किए गए अंतर दहन इंजन में किया जा सकता है। किसकी जगह पर? तो डीजल की जगह पर। बायोमास में अप्रत्यक्ष रूप से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, बायोमास में अप्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा पाई जाती है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं। बिल्कुल सही है। कारण है कि कोयले के जलने पर कार्बन के ऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं। ये आपका सही नहीं है दोस्तों। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कोयले के जलने पर कार्बन के ऑक्साइड उत्सर्जित तो होते हैं, लेकिन कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में इसलिए योगदान देता है कि इससे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो गैसें हैं वो निकलती हैं और ये वायुमंडल में हाइड्रोजन से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जो एसिड रेन के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए उत्तरदायी क्या है? तो कोयले में सल्फर की उपस्थिति ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। अगला है, माइक्रोबियल फ्यूल सेल यानी सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं ऊर्जा के धारणीय स्रोत समझी जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सब्सट्रैट से विद्युत उत्पादन कर सकती हैं। ये विविध प्रकार के अजैव पदार्थ सब्सट्रैट रूप में प्रयुक्त करती हैं। ये जल का शोधन और विद्युत उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में स्थापित की जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, जैव परिवर्तनीय सबस्ट्रेट में उपलब्ध रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देती हैं क्या? तो माइक्रोबियल फ्यूल सेल या सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं जैव परिवर्तनीय सबस्ट्रेट में उपलब्ध रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में उपलब्ध प्रौद्योगिकी स्तर को देखते हुए सौर ऊर्जा का सुविधा से उपयोग किया जा सकता है। तो आवासीय भवनों को गर्म पानी की आपूर्ति करने के लिए, लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए जल की पूर्ति करने के लिए और सड़क प्रकाश व्यवस्था के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जेट्रोपा कारकास के अलावा पोंगामिया पिनाटा के एक उपयुक्त विकल्प माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में
पैंगोमिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है और पैंगोमिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में होता है जिससे लगभग आधा ओलिक अम्ल होता है। किस नदी डेल्टा क्षेत्र में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं? तो गंगा डेल्टा में। पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले उष्ण जल से प्राप्त होने वाली वह ऊर्जा जिसका उपयोग मानव अपने विभिन्न कार्यों के लिए करता है, तो इसको जियोथर्मल एनर्जी या भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले उष्ण जल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जिसका उपयोग मानव अपने विभिन्न कार्यों के लिए करता है, उसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भारत में भूतापीय ऊर्जा स्रोत के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो हिमालय, खंभात बेसिन और सोनाटा यानी सोन नर्मदा ताप्ती बेसिन, पश्चिमी घाट, गोदावरी बेसिन और महानदी बेसिन, ये भारत में भूतापीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है। सौर ऊर्जा असमाप्त होने योग्य यानी न समाप्त होने योग्य नवीकरणीय साधन। बायोगैस तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। वन अपरोपण, इससे वर्षा की मात्रा प्रभावित होती है वनों के कटाव से। अगला प्रश्न है जैव मूल एस्फाल्ट यानी बायो एस्फाल्ट पर मूल सीमा शुल्क की पूरी छूट प्रदान की गई है। इस पदार्थ का महत्व क्या है? तो बायो एस्फाल्ट का महत्व पारंपरिक एस्फाल्ट के विपरीत बायो एस्फाल्ट जीवाश्म ईंधनों पर आधारित नहीं होता। बायो एस्फाल्ट जैव अपशिष्ट पदार्थों से निर्मित हो सकता है और बायो एस्फाल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना पारिस्थितिकी के अनुकूल है। अगला प्रश्न और वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का आखिरी प्रश्न है कि बायो एस्फाल्ट डामर का विकल्प है जिसका निर्माण नवीकरणीय स्रोतों से किया जाता है। तो ये गैर पेट्रोलियम आधारित नवीकरणीय स्रोतों से बायो एस्फाल्ट का निर्माण किया जा सकता है जो कि डामर या एस्फाल्ट का विकल्प है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।